फिर 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अलग नजर से देखा। इस परीक्षण ने इस्लामाबाद में पहले से मौजूद बेचैनी को एक ठोस दिशा दे दी। यहीं पर कहानी में प्रवेश होता है अब्दुल कादिर खान का। AQ खान यूरोप में काम कर चुके धातु विज्ञानी थे। 1975 में वे पाकिस्तान लौटे और जल्द ही उन्होंने यूरेनियम संवर्धन के रास्ते पाकिस्तान को परमाणु क्षमता दिलाने का वादा किया। 1970 के दशक के बीच दुनिया की नजर मध्य पूर्व, शीत युद्ध और तेल संकट पर थी, लेकिन असली खेल कहीं और शुरू हो चुका था। यूरोप की एक लैब से चुपचाप निकली कुछ तकनीकी जानकारियां दक्षिण एशिया के एक पहाड़ी इलाके में जाकर इतिहास बदलने वाली थीं। वहां एक ऐसा गुप्त ठिकाना बन रहा था जिसका नाम आने वाले वर्षों में भारत की सुरक्षा, पाकिस्तान की रणनीति और दुनिया की परमाणु राजनीति के केंद्र में आ जाएगा। उस ठिकाने का नाम था कहूटा। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि वहां क्या बन रहा है, सवाल यह था कि अगर उसे समय रहते रोका नहीं गया तो उसका असर कितनी दूर तक जाएगा। इस कहानी की शुरुआत 1971 की जंग के बाद होती है। पाकिस्तान दो हिस्सों में टूट चुका था। पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। यह सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, यह राष्ट्रीय अपमान था। इसी सदमे के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने फैसला किया कि अब देश को ऐसी ताकत चाहिए जो भविष्य में किसी भी बड़े खतरे के सामने उसे कमजोर न दिखाए। जनवरी 1972 में मुल्तान में वैज्ञानिकों की एक अहम बैठक बुलाई गई। कई ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार यहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को राजनीतिक हरी झंडी मिली। फिर 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अलग नजर से देखा। इस परीक्षण ने इस्लामाबाद में पहले से मौजूद बेचैनी को एक ठोस दिशा दे दी। अब पाकिस्तान के लिए परमाणु कार्यक्रम सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि रणनीतिक संतुलन का सवाल बन चुका था। लेकिन समस्या यह थी कि बम बनाना सिर्फ इच्छा से संभव नहीं था। उसके लिए तकनीक, संसाधन, गोपनीयता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को छकमा देने की क्षमता चाहिए थी। यहीं पर कहानी में प्रवेश होता है अब्दुल कादिर खान का। AQ खान यूरोप में काम कर चुके धातु विज्ञानी थे। उन्होंने नीदरलैंड्स में यूरेनको से जुड़ी कंपनी FDO में काम किया, जहां गैस सेंट्रीफ्यूज तकनीक पर काम होता था। बाद की जांचों और डच रिकॉर्ड से यह स्थापित हुआ कि उन्हें संवेदनशील तकनीकी जानकारी तक पहुंच मिली थी। 1975 में वे पाकिस्तान लौटे और जल्द ही उन्होंने यूरेनियम संवर्धन के रास्ते पाकिस्तान को परमाणु क्षमता दिलाने का वादा किया। यही वह मोड़ था जहां पाकिस्तान का कार्यक्रम नई गति से आगे बढ़ा। 1976 में इस्लामाबाद के पास कहूटा में एक गोपनीय संस्थान बनाया गया, जिसका नाम था इंजीनियरिंग रिसर्च लेबोरेटरीज। बाद में यही खान रिसर्च लेबोरेटरीज कहलाया। इस परियोजना का असली उद्देश्य था गैस सेंट्रीफ्यूज के जरिए यूरेनियम को इतना समृद्ध करना कि उससे हथियार ग्रेड सामग्री तैयार की जा सके। ये काम बेहद जटिल था। मशीनें नाजुक थीं, पुर्जे खास थे और पश्चिमी देशों से जरूरी उपकरण हासिल करना आसान नहीं था। लेकिन पाकिस्तान ने सामने से नहीं, नेटवर्क के जरिए, बिचौलियों के जरिए और कई विदेशी सप्लायर्स के सहारे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। भारत इस पूरी गतिविधि को दूर से नहीं देख रहा था। 1968 में बनी भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर गहरी नजर रखनी शुरू कर दी थी। कई पूर्व अधिकारियों और शोधकर्ताओं के अनुसार 1970 के दशक के आखिर तक भारत को यह स्पष्ट संकेत मिल चुके थे कि पाकिस्तान कहूटा में एक बड़े संवर्धन कार्यक्रम पर काम कर रहा है। हालांकि रॉ ने कहूटा के अंदर कितनी गहराई तक पहुंच बनाई थी, इस पर इतिहासकारों और पूर्व अधिकारियों में मतभेद है। कुछ चर्चित दावे, जैसे ब्लूप्रिंट हासिल करना या खास तरीके से रेडिएशन के सबूत इकट्ठा करना, लोकप्रिय जरूर हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से पूरी तरह सत्यापित नहीं है। इसलिए उन्हें तथ्य की तरह नहीं, बल्कि अपुष्ट दावों की तरह देखना चाहिए। लेकिन इतना साफ था कि भारत चिंतित था, सिर्फ इसलिए नहीं कि पाकिस्तान बम बनाने की कोशिश कर रहा था, बल्कि इसलिए भी कि यह कार्यक्रम सामान्य वैज्ञानिक परियोजना नहीं था। यह सैन्य गोपनीयता के भीतर चल रहा था और अगर पाकिस्तान सफल हो जाता
तो दक्षिण एशिया का शक्ति संतुलन बदल जाता। यहीं से वह बहस शुरू हुई जो आज भी इतिहासकारों के बीच जिंदा है। क्या भारत को कहूटा पर हमला कर देना चाहिए था? 1980 के दशक की शुरुआत में कहूटा पर संभावित हवाई हमले की चर्चा कई किताबों और खोजी रिपोर्टों में सामने आई। कुछ स्रोतों के अनुसार भारत ने इस विकल्प पर गंभीर विचार किया था। इजरायल का नाम भी इस संदर्भ में आता है, खासकर 1981 में इराक के ओसिरक रिएक्टर पर इजरायली हमले के बाद। कुछ लेखकों ने दावा किया कि भारत और इजरायल के बीच कहूटा को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन यहां बहुत सावधानी जरूरी है। इस कथित संयुक्त योजना की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, इसलिए यह कहना सही होगा कि हमला एक चर्चा का विषय था, लेकिन उसके विस्तृत ऑपरेशनल दावे आज भी विवादित हैं। उसी दौर में भारत की आंतरिक राजनीति भी बदली। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। देसाई खुफिया एजेंसियों की आक्रामक गुप्त कार्रवाइयों के समर्थक नहीं थे। यह ऐतिहासिक रूप से दर्ज है कि उनके कार्यकाल में रॉ की कई गतिविधियों पर अंकुश लगा और एजेंसी की क्षमता प्रभावित हुई। लेकिन सबसे चर्चित और सबसे विवादित दावा यह है कि देसाई ने पाकिस्तान के शासक जिया-उल हक को कहूटा के बारे में भारत की जानकारी का संकेत दे दिया था। यह दावा कई पत्रकारों और कुछ पूर्व अधिकारियों के बयान में मिलता है, पर इसका कोई सार्वजनिक आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे स्थापित तथ्य नहीं कहा जा सकता। फिर दुनिया की राजनीति ने पाकिस्तान के पक्ष में काम किया। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में प्रवेश किया। अमेरिका को अफगान युद्ध में पाकिस्तान की जरूरत थी। जनरल जिया-उल हक वॉशिंगटन के लिए एक अहम सहयोगी बन गए। इसी समय पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा। अमेरिकी प्रशासन के सामने यह दुविधा थी कि सोवियत संघ का मुकाबला करे या परमाणु प्रसार पर सख्ती दिखाए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और बाद में सामने आए दस्तावेज बताते हैं कि शीत युद्ध की रणनीति ने कई बार अप्रसार की चिंताओं को पीछे धकेल दिया। कहूटा में इसी दौरान असली प्रगति हुई। सेंट्रीफ्यूज नेटवर्क मजबूत हुआ, विदेशी पुर्जों की आपूर्ति जारी रही और 1980 के दशक के मध्य तक पश्चिमी खुफिया एजेंसियों को यह भरोसा होने लगा कि पाकिस्तान बम बनाने की क्षमता के बेहद करीब है या शायद पहुंच चुका है। 1987 में भारतीय पत्रकार कुलदीप नैयर को दिए गए एक चर्चित इंटरव्यू में A.Q. खान ने संकेत दिया कि पाकिस्तान ने परमाणु क्षमता हासिल कर ली है। उस समय पाकिस्तान ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की, लेकिन संदेश साफ था। अब खेल बदल चुका है। 1998 में भारत ने पोखरण 2 परीक्षण किए। उसके जवाब में 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने छागई में परमाणु परीक्षण कर दिए। दुनिया के सामने अब कोई संदेह नहीं बचा था। कहूटा सिर्फ एक गुप्त परियोजना नहीं रहा था, उसने पाकिस्तान को आधिकारिक परमाणु शक्ति बनने की राह दे दी थी। दक्षिण एशिया अब खुलकर परमाणु प्रतिद्वंद्विता के द्वार में प्रवेश कर चुका था। लेकिन कहूटा की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बाद में पता चला कि A.Q. खान ने वही नेटवर्क जो पाकिस्तान के लिए बनाया गया था दूसरे देशों तक भी पहुंचाया। लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया के साथ परमाणु तकनीक के लेन देन की जानकारी 2003 से 2004 में सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और कई सरकारी जांचों ने दिखाया कि यह सिर्फ एक राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रसार नेटवर्क बन चुका था जिसने वैश्विक सुरक्षा को चुनौती दी। 2004 में A.Q. खान ने पाकिस्तानी टेलीविजन पर प्रसार गतिविधियों की जिम्मेदारी ली। हालांकि यह दावा कि सब कुछ उनकी व्यक्तिगत कार्रवाई थी आज भी व्यापक बहस का विषय है। कहूटा की विरासत बहुत गहरी है। इसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने दिखाया कि परमाणु तकनीक सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं, बल्कि जासूसी, कूटनीति, अवैध खरीद नेटवर्क और बड़ी शक्तियों के दोहरे मानदंडों की भी कहानी है। इसने यह भी साबित किया कि जब भू राजनीतिक हित दांव पर हों, तो दुनिया की बड़ी ताकतें परमाणु प्रसार को रोकने में अक्सर असफल रहती हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कहूटा को रोका जा सकता था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि शुरुआती वर्षों में दबाव, प्रतिबंध या कोवर्ट एक्शन से कार्यक्रम को धीमा किया जा सकता था। कुछ का मानना है कि पाकिस्तान की राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि कार्यक्रम देर सबेर आगे बढ़ ही जाता। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है, लेकिन एक बात तय है, कहूटा ने दक्षिण एशिया को हमेशा के लिए बदल दिया।
आज कोहटा सिर्फ पाकिस्तान की एक लैब का नाम नहीं है, यह उस दौर का प्रतीक है जब विज्ञान, राष्ट्रवाद, भय और शक्ति राजनीति एक ही जगह आकर टकराए। वहां जो बना, उसने सिर्फ पाकिस्तान को परमाणु शक्ति नहीं बनाया, उसने भारत की सुरक्षा नीति बदली, अमेरिका की प्राथमिकताओं को बेनकाब किया और दुनिया को यह याद दिलाया कि परमाणु रहस्य कभी सिर्फ एक देश के भीतर बंद नहीं रहते। उनके असर सीमाओं से बहुत दूर तक जाते हैं और कई बार पीढ़ियों तक जाते हैं। सत्यापित तथ्य ये हैं कि भुट्टो ने 1972 में परमाणु कार्यक्रम को राजनीतिक समर्थन दिया। भारत ने 1974 में परमाणु परीक्षण किया। AQ खान ने यूरोप से सेंट्रीफ्यूज संबंधी ज्ञान के साथ पाकिस्तान लौटकर कोहटा कार्यक्रम को गति दी और 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर दुनिया के सामने अपनी क्षमता घोषित कर दी। यह भी स्थापित है कि बाद में AQ खान नेटवर्क का संबंध लीबिया, ईरान और उत्तर कोरिया तक पहुंचा। विवादित या अपुष्ट दावों में रॉ द्वारा कोहटा के अंदरूनी ब्लूप्रिंट हासिल कर लेना, नाई की दुकान या बालों के नमूनों जैसी कहानियां, भारत इजरायल के संयुक्त हमले की विस्तृत योजना और मोरारजी देसाई द्वारा जिया उल हक को सीधे सूचना देना शामिल हैं। ये दावे कई स्रोतों में मिलते हैं, लेकिन इनके लिए सार्वजनिक, निर्णायक और स्वतंत्र प्रमाण उपलब्ध नहीं है।